दोस्तों, कोरोना महामारी ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया के सभी देशों के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया है, वहीं हमारा देश भारत भी एक कठिन दौर से गुजर रहा है। इस मुश्किल दौर में सरकारें, प्रशासन, चिकित्साकर्मी और आम लोगों ने परस्पर प्रेम और जनभागिता का परिचय देते हुए एक नज़ीर पेश की है। हम सभी ने देखा है, हर व्यक्ति ने जाति, धर्म और वैचारिक मतभेद से ऊपर उठकर एक दूसरे की हर संभव मदद की है। इस महामारी ने हम भारतीयों को एक नागरिक के तौर पर ज़्यादा जिम्मेदार बनाया है और हमारे सशक्त भारत के सपनों को पूरा करने के लिए हमें जागरूक भी किया है। जहां फिर से हमें बापू गांधी के स्वदेशी जागरण वाले मूल मंत्र की भी याद दिलाई है। साथियों, मानव की मूलभूत ज़रूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान ही सर्वप्रथम है। इस चलचित्र के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि एक देश के रूप में हमने खाद्य सुरक्षा यानी सभी के लिए पर्याप्त भोजन के लक्ष्य को करीब करीब हासिल कर लिया है। आज भारत के पास अपने लोगों के लिए पर्याप्त भोजन है, जो वैज्ञानिकों के विज़न, सरकारों की नीति और किसान कमेरों की जी तोड़ मेहनत से ही संभव हो पाया है। हम मानते हैं कि भोजन की प्रोसेसिंग और वितरण में हमें अभी और थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि हम भोजन के वेस्ट को कम कर सकें। और हमें उम्मीद है हम सभी मिलकर जल्द ही अपनी इन खामियों का भी निपटारा कर लेंगे, ताकि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा कर सकें। मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। In the year 2013, India enacted a law in the parliament. It's called National Food Security Act. As per that, we have promised in the parliament that we will be feeding 60 crore people through public distribution system. The meaning is, in 1965, Lal Bahadur Shastri, then former Prime Minister, said, Jai Jawan, Jai Kisan. That means the Jawan on the border is important for our security. He is a security. Similarly, Kisan in the field is equally important for our belly security. We need food. That means 125 crore people have to get square meal per day. Then only country is peaceful. वर्तमान में संपूर्ण विश्व के समक्ष खाद्य संकट ने विकराल व भीषण समस्या का रूप धारण कर लिया है। विश्व बैंक के अनुसार पिछले 3 वर्षों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में 83% की वृद्धि हुई है, जिसके कारण खाद्य सुरक्षा पर खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। वर्तमान में हमारा देश भी खाद्य समस्या से जूझ रहा है। देश में बढ़ती जनसंख्या व आय के बढ़ते साधनों के साथ मांग की तीव्रता से बढ़ने के कारण खाद्यान्नों की मांग व पूर्ति में अंतराल बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। कृषि की रीढ़ माने जाने वाले देश भारत में भी प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वायु में लगातार गिरावट होती जा रही है। खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अंग है। देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है, जिससे कोई भूखा ना सो सके। साथ ही खाद्यान्न के क्षेत्र में भी भारत दुनिया का नेतृत्व कर सके। After the Green Revolution of 1960s, we were in a very comfortable situation for many decades. We had another Green Revolution in 1980s, so that the problem of food was very comfortable till about 20 years ago. After 1990 or 2000, the problem became more acute because there was annual increase in food production, particularly in case of wheat. There was annual increase in wheat production of 3% every year during 1970, 80, 90. But in recent years, this increase in wheat production, for example, and rice production also, has gone down. We earlier had 3% increase, now we have less than 1% increase. And therefore, according to some estimates, in 2050,
we will need at least about 20% more food than the current level, and this is a challenge. Food security means ensuring the availability of such diverse food in the sufficient quantity throughout the recycle for all the citizens of the society, which is culturally acceptable to all the appropriate means to achieve them. खाद्य सुरक्षा का मतलब है समाज के सभी नागरिकों के लिए जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में ऐसे विविधतापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना जो सांस्कृतिक तौर पर सभी को मान्य हो और उन्हें हासिल करने के समुचित माध्यम गरिमामय हों। The unit of food security can be a country, a state and a village. The availability of food grains increases when there is enough production of food grains. But it is not necessary that every family will also have the availability of food. The successful implantation of the Green Revolution has increased India's agriculture productivity capacity by about 3 or 4 times. The role of soil has been undisputedly accepted as basis of all crops. The great philosopher Aristotle has described soil as stomach of crops because the nutrition of crops is possible only throughout soil. 1965 में हरित क्रांति आई तो हमारे पास भरपेट अन्न नहीं था। लोगों ने काम किया, बौनी प्रजातियां आईं, लरमा रोजो सुनारा 64 नोरिन 10 को इंड्यूस किया गया, लेकिन उससे हमने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त की। लेकिन आज हमारे सामने दूसरे इश्यूज़ हैं। आज हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर तो हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो उसकी गुणवत्ता है उस पर हमको विशेष रूप से काम करना है। हमको उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे जाना है। हमको ये देखना है कि हमारा समाज या हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे स्वस्थ रह सकती है, कैसे वो अच्छा भोजन पा सकती है, कैसे हमारे जानवर स्वस्थ रह सकते हैं। Food is the most important of the basic need of human being. In order to get control the growing population, all measures are becoming inactive. In some part of the country, the excessive amount of food items are available, while in some part they are also not available to the common man. खाद्य सुरक्षा का मतलब केवल खाद्यान्न सुरक्षा नहीं है। इसमें शामिल है उत्पादन, खरीदी व भंडारण, संसाधनों के उपयोग और नियंत्रण की व्यवस्था, गैर बराबरी, असमान वितरण का सामाजिक बहिष्कार, उपयोग कर पाने की क्षमता, सांस्कृतिक व्यवहार, पीने का साफ पानी, स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था। खाद्य सुरक्षा का महत्व भूख और कुपोषण से मुक्ति के लिए, गरिमा और सम्मान के लिए, अपनी अधिकतम क्षमता के मुताबिक रचनात्मक भूमिका निभा पाने के लिए, गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित कर पाने के लिए, राष्ट्रीय के सकारात्मक विकास और आत्मनिर्भरता के लिए, समुदाय को सशक्त बनाने के लिए। हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 200 करीब 85 मिलियन टन के आसपास है, और उसका अगर हम 10% भी सेव कर लेते हैं तो इट इज़ 228 मिलियन टन्स। तो ये कई देशों के उनको भूखमरी को बचा सकता है, खाली 10% भी सेविंग कर ली जाए तो। क्योंकि हम देखते हैं कई बार फूड ग्रेन्स हमारे एफसीआई में और गोदाम्स में अनाज रहता है, और कई बार रेलवे गोदाम पे वैसे ही पड़ा रहता है, और जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार डिक्लेयर करती है उतना खरीद नहीं पाती है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का भी जो नारा था कि हम 2020 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करें, तो इसलिए सबसे बड़ा काम हमें करना है, एक तो हमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करना है, जिसमें चाहे वो सीड की कॉस्ट है, फर्टिलाइजर की कॉस्ट है, पेस्टिसाइड्स की है, वीडिसाइड्स की है, इनकी हम उसकी कॉस्ट में कमी कैसे लाएं, ऐसा पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। और तीसरा, हम जो है उस प्रोडक्शन का कैपिटल वापस मार्केटिंग किस प्रकार से करें। कई बार प्रोडक्शन बढ़ा देने पे कॉस्ट कम हो जाती है, जैसे कई बार आलू 2 रुपये किलो नहीं बिकते हैं, टमाटर 2 रुपये 5 रुपये किलो बिकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन है, लेकिन हमें कई बार इसलिए हमें बैलेंस मेंटेन करना है। The right to food is a basic right of a person. Only our grains does not make our plate full. To meet our needs, we need a variety of foods every day, such as carbohydrate, fat, protein, safe nutrients are available. The need can be made. The government has a direct role in ensuring the right to food, because the protection of right is done by the making a policy, and the government is responsible for the making the policy. Article 21 of the Indian Constitution states the right to life as a fundamental right of human being. According to it, no person can be deprived of his life or personal liberty except throwing an exceptional process of law. सवाल यह है
कि क्या भरपेट भोजन जिसमें पर्याप्त पोषण न हो, जो गुणवत्तापूर्ण न हो, के बिना जीवन का मौलिक अधिकार हासिल कर पाना संभव है? Article 45 of the Constitution states that the government must bear the responsibility of providing all child care and education facilities to all children up to age of 6. Article 47 says to improve the nutritional level and standard of living of our citizens and to improve public health, the government will consider it as its primary duty. Government also be responsible for banning the consumption of drugs and drugs that harm health in addition of medical purpose. We should not limit the nutritious diet program within the four walls of Anganwadi Center. It will very useful to connect youth, teenager girls and men's and responsibilities. Immediately after birth, newborn should receive milk of value. This is their right to food. Get mashed lentils, khichdi, soft fruit as soon as 6 months old. This is their right to food. Get full food as soon as 2 years of age. This is their right to food. दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या है माल न्यूट्रिशन की भारतवर्ष में। तो जिस देश के बच्चे जो कि जनरेशन आगे आएगी 30-40% करीब माल न्यूट्रिशन है और विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या है, तो जो मालनरिश बच्चे हैं जब तक उनकी हेल्थ पर असर नहीं पड़ेगा, हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी, आगे वो कैसे देश के लिए पूरी तरह से योग दे पाएंगे। जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति शुरू हुई थी तो आपने सुना होगा सब NPK की बात करते थे, नाइट्रोजन फॉस्फेट फर्टिलाइजर, और अब धीरे धीरे जो है वो न्यूट्रिएंट्स 10-12 हो गए हैं। और अगर आपने सुना होगा कि जो सरकार का एक मिशन है सॉइल हेल्थ कार्ड का, उसमें वो 12 से 15 न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कर रहे हैं। तो हम लोग वो कहा जाता है सॉइल हेल्थ के लिए, लेकिन जो सॉइल की हेल्थ है ना वो सीधी जुड़ी है हमारी हेल्थ से, क्योंकि जो उसमें पौधा या फसल हम काटते हैं वो फसल जानवरों को मिलती है, वो फसल का हम खाते हैं, और जानवर का जैसे मीट वगैरह खाते हैं तो वो कुछ हम वो भी खाते हैं। लेकिन अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स की कमी मिट्टी में है और हमसे पूरा नहीं करेंगे तो वो कमी सब में बढ़ती जाएगी, और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बड़े छोटी क्वांटिटी में चाहिए, थोड़ी कम मात्रा में चाहिए होते हैं, उनकी कमी की वजह से होती है। जब हम पूरा भोजन कहते हैं तो इसका मतलब है हर रोज उनके भोजन की डलिया में अनाज, दाल, सब्जी, कोई भी एक स्थानीय फल, दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज, खाने का तेल, गुड़, शक्कर और पशुओं से मिलने वाले भोजन शामिल हों। कृषि उत्पादक गेहूं, चना, दाल जैसी मूलभूत कृषि उत्पादों को छोड़कर तिलहन व नगद फसलों को उगाने में अधिक रुचि ले रहे हैं, जिससे उत्पादित पदार्थों में मांग और पूर्ति की विषमताएं उत्पन्न हो रही हैं। भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा बिल लाना एक सराहनीय कदम है, किंतु अभी भी खाद्य पदार्थों में उत्पादन और आपूर्ति की कई विषमताएं हैं। The expenditure of the central government of food assistance was rupees 650 crores in 1980 to 81, which increased in rupees 12,120 crores in 2000 to 01. That is, there has been an increase in expenditure by 20 times. Similarly, in 2019 and 2010, it has been increased in rupees 46907 crores, which has increased by about 70% more than the expenditure of 1980 to 81. Due to urbanization, the agriculture area is decreasing, and due to increasing urbanization, industrialization, modernization in the present environment, the area of available land is decreasing day by day. After independence, per hectare land used for agriculture is continuously declining, due to which there is continuation decline in the production of food grains. Even after 60 years of independence, only 40% of the agriculture area is under irrigation and 60% of agriculture crop are still subject to rain. Due to this, there is an atmosphere of risk and uncertainty in agriculture production. There is no other way to increase the productivity per unit of land to supply food grains to the growing population. Keeping in mind the farmers could get fair price for their crops of food security in 1997 to 2000, the government announced the minimum support price of major agriculture product, which revives farmer for the exploitation.
आंकड़े बताते हैं कि जो हमारी जो भूमि है, जो जिस पे हम लोग खेती करते हैं, वो पिछले 40 साल बल्कि 40.5 साल से उतनी ही है जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, 141-142 मिलियन हेक्टेयर। और हमारी पैदावार बढ़ती जा रही है, जैसे 280-284 मिलियन टन इस बार है। तो जब इतनी पैदावार हमें बढ़ती जा रही है तो उसके अंदर इनपुट कहाँ से आएंगे? मिट्टी से ही आएंगे, तो मिट्टी में कमी बढ़ेगी। तो इसलिए वो पूरा करना बहुत आवश्यक है। पानी की अवेलेबिलिटी 1700 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए, उसका मतलब है कमी नहीं है, आराम से सबकी ज़िंदगी चल सकती है। 2007 में हमारा पूरा देश अगर एवरेज लिया जाए तो उससे नीचे आ गया था। मतलब थ्योरेटिकली हम लोगों के पानी में कमी थी, तो वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हो गई थी 2007 में। और 2050 तक ये उम्मीद है कि 1100 करीब हो जाएगा। 1000 होता है जब हम कहते हैं वाटर स्केर्स हो गया है। जो स्केर्स का मतलब ये है कि अब आपका खाना पीना तो है ही है, साथ में सोशल डेवलपमेंट वो भी असर आ जाएगा। आज अगर किसानों के हित में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से रोज काम, रोज उत्पादन, रोज आय के सिद्धांत पे हमको काम करना चाहिए। हमें रोज कोई ना कोई काम मिलना चाहिए, रोज हमारे यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ उत्पादन होना चाहिए, और अगर रोज उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से हमको रोज इनकम भी होगी। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि से किसानों को संरक्षण प्रदान करने के लिए फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार ने 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को विशेष राशन कार्ड जारी किए। In the year of 2000, food security was provided to the poorest family by the Antyodhi Ann Yojana. 35 kg grains are available at a discounted price and rupees 2 kg wheat is provided for rupees 3 kg rice. Annapurna Yojana was started on the 1st of April of 2000 for poor senior citizens under food security. 10 kg of food grains are given free of cost to them. भुखमरी बढ़ने के कारण केंद्र सरकार ने वर्ष 2000 में ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों की स्थापना की घोषणा की, जिससे भुखमरी, अल्पपोषण, कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। इसी तारतम्य में वर्ष 2004 में काम के बदले अनाज योजनाओं को प्रारंभ किया गया, जिससे कि मजदूर वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके। The Government of India approved the Nation Food Security Mission in 2007 with the aim of establishing a balance between increasing demand and supply of food grains. 30% of our children have protein calorie malnutrition. That means protein is required for their brain development. If there is no growth of the brain, no thinking, no development is possible. So we say developed India. If you want to develop in India, it cannot be developed on a shoulder of a stunted children or a dwarfed children. They should be healthy, strong, then only thinking is proper, physically fit, everything will go smoothly. And if you want to achieve nutritional security, you need to grow more of vegetables, fruits, pulses, oil seeds. So all these food which will cover up in a supplement, in addition to starch, they will supplement with proteins, fats, minerals and vitamins. And that requirement, we have to enlarge the food basket. Our food basket on a table should indicate all that: starch, vegetables, oil seeds, proteins and fish, milk, then only it is a balanced food. So if you enlarge the basket, for example, whole of India, we are depending on only 3 crops: rice, wheat and maize. These 3 crops predominantly cover 40% of our calorie requirement. But you need to expand your food basket by growing other crops. For example, nutri-cereals, millets. Millets are wonderful, rich in vitamins and minerals. So we need to grow other crops other than cereals like nutri-cereals and pulses also, vegetables, then oil seeds. We say green revolution only for green color. We say white revolution for milk. We say blue revolution for fish. But your revolution should be in all color, Vig Bayar, rainbow. In rainbow you have 7 colors which will be green, yellow, pink. All those colors
and your plate should have all colors, tomato, capsicum, chili, rice, wheat. Then only you are food secured, your plate is complete and you are getting a balanced food and healthy people, healthy lifestyle, healthy country. वर्तमान में खाद्य सुरक्षा के समक्ष विश्व जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं हैं, जिसके कारण फसल उत्पादन संबंधी, मानव स्वास्थ्य संबंधी और मौसम की विषमताएं संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के कारण मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का विकास, वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं सूखा, कहीं लू, कहीं बर्फ तो कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसमें फसल चक्र भी अनिश्चित और अनियमित हो गया है तथा उत्पादन और उत्पादकता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1943 का वो साल भारत कभी नहीं भूल सकता है, जब चावल का एक रोग लगभग 40 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और वो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस जो डिजीज़ बंगाल में फैला और उसने ऐसा विकराल रूप धारण किया जिससे कि 40 लाख लोग जो है मौत के मुंह में समा गए थे। तो उस समय ये रियलाइज़ किया गया कि भारत में फूड सिक्योरिटी लाने के लिए जो 90% जनता है भारत की, उनकी चावल और गेहूं से ही पूर्ति होती है, उसकी कैसे सुनिश्चित की जाए, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। फसल चक्र में महत्वपूर्ण घटक जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण सिंचित क्षेत्रों में सतही व भूमिगत जल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, जिसका फसल की उपजाऊपन और फसलों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फसलों की सिंचाई उत्पादकता बढ़ाने के लिए की जा रही है, जिससे जल का अपव्यय तो होता ही है, साथ ही उर्वरक भूमि भी खराब होने लगती है, जिनसे अनाज का उत्पादन घटने लगता है। इसी के साथ ही बढ़ती जनसंख्या के कारण बीज, खाद, पानी, बिजली जैसी कृषि के लिए आवश्यक सुविधाओं के महंगे होने के कारण कृषि घाटे का सौदा बनकर रह गई है। खेती पर मंडराते संकट के बादलों के कारण किसान पलायन कर रहे हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए शुभ संकेत नहीं है। अत्यंत दुख की बात यह भी है कि एक और भारतीय किसान ऋण ग्रस्तता की बोझ तले दबा हुआ है, वहीं दूसरी ओर अशिक्षित होने के कारण तकनीकी ज्ञान व दक्षता की कमी भी है, जिसके कारण फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वी हैव फेसिंग टू प्रॉब्लम्स, एक तो हमारी पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है और दूसरा एटॉमिक एक्सप्लोजन हो रहा है। तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को जो हम अगर 230 तक हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम आने वाले समय में और 355 मिलियन टन अनाज की हमें आवश्यकता होगी। तो वो हम कैसे पूरी करेंगे? तो इसमें चाहे वो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स का है, चाहे हम जीएमओ क्रॉप्स हैं जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, या हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं, और कम स्पेस में, क्योंकि ज़मीन तो हम बढ़ा नहीं सकते, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसी ज़मीन में हम अधिक उत्पादन किस प्रकार से लें। तो इन नई तकनीकों का हमारे जितने भी, चाहे वो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, वेटनरी के साइंटिस्ट हैं, चाहे वो फिशरीज़ के हैं या होम साइंटिस्ट हैं, या हमारे चाहे फार्म मशीनरी के द्वारा भी हम किस प्रकार से वीड कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर सकते हैं। पुराने वक्त में कहा जाता था खेती बाड़ी, तो खेती का मतलब है कि जो फसलों को हम वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करते हैं वो खेती हो गई। उसके साथ साथ में बाड़ी का मतलब होता है जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हम खेती के साथ साथ करते हैं, जैसे पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, भेड़ पालन करते हैं और बागवानी करते हैं, सब्जी का उत्पादन करते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को भी हम इसमें समेकित करें, यानी इसमें हम अगर इंटीग्रेट करें, तो निश्चित रूप से हम जो आत्मनिर्भरता की बात है या हमारा जो फार्मर्स डबलिंग इनकम का जो इशू है 2022 तक, हम निश्चित उसको पा लेंगे। उन्नीस 1966 के बाद से जो भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो बढ़ते ही जा रहा है और आज के डेट में आप देख रहे हैं लगभग 300 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन होने जा रहा है। पिछले साल भी 265 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था और आप जो देख रहे हैं FCI के जो बफर स्टॉक हैं वो
लबालब भरे हुए हैं। 80 मिलियन टन जो है उनकी बफर स्टॉक है। तो अगले 3 साल तक तो कुछ भी उत्पादन ना होने से भी बफर स्टॉक में जो हमारे खाद्यान्न पड़े हुए हैं वही काफ़ी है भारत को खिला देने के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 1970 1966-70 से जो प्रयास शुरू किया गया उसमें बहुत लोग वैज्ञानिकों का महत्व है। उन्होंने जो है नई नई बीज डेवलप की, नए नए तकनीक को किसानों तक ले गए और हमारे साथ बहुत सारे कार्यक्रम चालू किए गए। तो आज के डेट में आप देखेंगे कि चावल और गेहूं का उत्पादन इस कदर क्रॉस कर गया। चावल का उत्पादन तो 110 मिलियन टन चला जा रहा है, लगभग 95 और 100 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा है। तो इससे आप देख रहे हैं कि चावल और गेहूं का जो खाद्य सुरक्षा है वो इंश्योर्ड कर दी गई है। The National Food Security Act 2013 is an act of the Parliament of India. It was passed on the 10th of September 2013. Its aim is to provide subsidized food grains of about 2/3 of Indians' population, that is 75% in rural areas and up to 50% in urban areas. जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है। इस प्रकार लगभग 2/3 आबादी कवर की जाएगी। फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो सीधा मतलब ये है कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनका लीगल राइट है दाल चावल का, मिलेट्स का, मतलब उनका लीगल राइट है। अगर उनको नहीं मिलता तो वो कोर्ट गए सरकार से कहेगा जैसे भी हो आपको लाके देना है। तो इसलिए और वो उसकी पैदावार हमें करनी है क्योंकि इतनी जो हमारी जनसंख्या है हम कभी बाहर मार्केट से खरीद के पूरा नहीं कर सकते। There are 3,000 crops which can be cultivated in India, but they are eligible to be eaten. But 150 are cultivated. But 12 crops, including rice, wheat, maize, banana, sweet potato, these are the sugarcane, these are the 12 crops which are predominating for about 60 to 70%. Out of these 12, 3 major crops, rice, wheat and maize, taking care of 90% of the population. So, it is just like an atomic bomb. If anything happens to these 3 crops, you don't require any bomb. Human race is in problem. So, you have to diversify not only cultivation, utilization of other crops also. For example, nutri-millets. There are wonderful millets like finger millet, foxtail millet, naone, all these which are very nutritious and can be grown in a drought prone area also. It does not require water, that much of water. For example, to produce 1 kg rice, you require about 5,000 liters of water. But to produce 1 kg of millets, you require hardly 800 to 1000 liters. To produce pulses, they are very short duration. For example, green gram, black gram, hardly 65 to 70 days there are varieties which can be harvested. But they are very nutritionally very rich and also they require 1250 to 1500 liters of water per kg of production of pulses, and they are very important. For example, right now we are producing in India 23 million tons, and 2016 we celebrated as International Year of Pulses, but we encouraged cultivation of pulses, but now the pulse production is slowly coming down. We need to otherwise see, for example, when our production was hardly 17 million tons, it jumped to 23 million tons in 1 year during that 2016 when we celebrated International Year of Pulses. But that means around 5,000 to 6,000 crore rupees worth money was saved. So these pulses, they are leguminous, they fix nitrogen, maintain fertility, draw less of water, and they are also climate smart crops. It is a tropical country, so we have to encourage crop cultivation of crops other than cereals also. The first green revolution was a cereal revolution, green revolution. The next green revolution has to come from pulses, oil seeds, vegetables, fruit crops, then only a complete secured food is possible. The eligible person is entitled to get 5 kg of food grains per person per month at the subsidized price of Rs 3 per kg rice,
2 per kg wheat and 1 per kg coarse grains respectively. The current Antiyodhi Anna Yojana families, which includes the poorest person, will in continuing to receiving 35 kg of food grains per family per month. इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार होंगी। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषक मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। हकदारी के खाद्यान्नों तथा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त करते रहेंगे। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र का गठन का भी प्रावधान किया गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी इस अधिनियम में अलग से प्रावधान किए गए हैं। Majorly, when we think how to implement the food security bill, the major constraint is our mechanism of implementation. That is the PDS system. Under the PDS system, there are several administrative as well as local constraints are there, where many people are even not aware where to go and how to approach the PDS mechanism, and what are the different kind of rights they can avail through this particular bill. So the availability of the food grains, that is already government has 100% procured to supply the food. The peoples are not reaching, and middleman is the major problem. Those are making procurement of these food grains from the public distribution system stores to the black market. We have plenty of production, and only with the help of post-harvest technology, not only we can enhance we can double the income of the farmers. That is already mandate of our government. Modi ji had several times and directed the Ministry of Agriculture how to improve or make the doubling of the income of the farmers. So this is very easy if we go to the procurement of food by the using of the post-harvest industry. But networking of the post-harvest industries is not in all over the country, and if networking is there, it is out of the reach to the common farmers. If we see the Food Corporation of India, FCI, every year we are reading through the newspaper that about 20% the food grain losses are observed. This is the data, and these losses are due to the insect pest, diseases, rats and mites, rodents, as well as storage losses. So these losses can be minimized, and these losses are equivalent to, even we can feed a country like Pakistan or Australia. 1/5 population can be fed if we can recover these losses. अब यह अधिनियम सभी राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है और 81.34 करोड़ व्यक्तियों के लक्षित कवरेज में से 80.72 करोड़ व्यक्ति कवर किए जा रहे हैं। चंडीगढ़, पांडिचेरी और दादर नागर हवेली में अधिनियम नकद अंतरण विधि से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अधीन खाद्यान्न राज्य सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। इसके बाद उनके पास खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदने का भी विकल्प उपलब्ध होता है।